प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको आईने अकबरी पुस्तक की जानकारी दूंगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को आसानी से ये समझ आए। ये +2 के सिलेबस से रिलेटेड है, हिस्ट्रीज़ के। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से विषय को पढ़ें, ये मेरा मुख्य मकसद है। और बच्चों, मेरे इस चैनल को आप लाइक करना। मैं आपको समय समय पर आपके चैप्टर्स की बहुत सारी वीडियोस बना के भेजूंगी, ताकि आप जो है इस विषय में जो है अच्छे से अच्छे अंक ले सकें। इसी विषय के लिए जो है मैंने ये काम करना शुरू किया है बच्चों, कि गवर्नमेंट स्कूल पीछे नहीं रहें, वो आगे जाएं। ठीक है, तो चलो बच्चों, देखो मेरी जो आज पुस्तक हम जो है पढ़ने लगे हैं उसका नाम है आईने अकबरी। तो देखो बेटा, नाम ही बता रहा है आईने, आईना। आईने क्या होता है? आईना क्या होता है? दर्पण होता है बेटा, जिसमें किसी का चेहरा दिखता है। ऐसे ही ये आईने अकबरी किसको दिखा रही है? अकबर को। यानी कि अकबर के शासनकाल, उसके जीवन से संबंधित विशेषताएं जो है ना, उसकी जानकारी ही ये किताब देगी, आईने अकबरी। तो देखो बच्चों, आईने अकबरी जो है ना, वो अकबर का के शासनकाल का ना एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, अकबरनामा। उसका ना ये तीसरा खंड है, जिसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, कौन सा खंड है? तीसरा खंड। और इसको लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। और अबुल फजल जो है वो अकबर के, ये देखो ये पूरा अकबर का दरबार लगा हुआ है। तो अकबर के दरबार में ये अबुल फजल जो है वो लेखक है, उसने ये किताब लिखी है। अकबर ने लिखवाई है और उसने लिखी है। ठीक है, तो आपको ये देखो पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो रहा है बेटा कि अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा लिखी गई किताब है आईने अकबरी। उसके बाद बेटा अब हम देख रहे हैं कि ये जो आईने अकबरी है ना बेटा, इसके भी 3 खंड हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 है मंजिल आबादी, नंबर 2 है सिपह आबादी, नंबर 3 है मुल्क आबादी। तो जो मंजिल आबादी है, मंजिल माने इमारत होता है ना बेटा, तो मंजिल आबादी जो है वो राजा के महल, यानी कि अकबर के महल संबंधी सारी जानकारी देती है। किस प्रकार राजा किस प्रकार के महल में रहता था, महल के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी, है ना, ये सारी जानकारी अकबर की मंजिल आबादी से मिलती हैं। उसके बाद हमने कहा सिपह आबादी, ये अकबर की सेना संबंधी जानकारी देती है ये भाग, जिसमें ना बताया गया है कि अकबर की सेना कितने प्रकार की थी और उनके पास कितने प्रकार के हाथी, घोड़े, खच्चर, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। ये भाग ये हमें दिखाता है। उसके बाद है मुल्क आबादी। मुल्क माने देश होता है, देश के अंदर लोग रहते हैं। तो जो है अकबर के शासनकाल में लोगों का खान पान कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे, उनका त्यौहार, उनके कौन कौन से त्यौहार थे, ये सब, यानी कि जनता, अकबर के शासनकाल के जो लोग थे ना, उनकी जानकारी ये देती है, उनकी सामाजिक अवस्था बताती है। उसके बाद है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु क्या होती है? सब्जेक्ट मैटर होता है। तो अब हम देखेंगे इस पुस्तक का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या रहेगा, क्या क्या विषय वस्तु प्रदान करती है हमें। नंबर 1 है शासन व्यवस्था। अकबर के शासनकाल की शासन व्यवस्था हमें आईने अकबरी से पता चलती है। तो शासन बेटा अलग अलग भागों में बटा होता है ना, जैसे केंद्रीय शासन होता है, प्रांतीय शासन होता है ना, ग्रामीण शासन है। तो अलग अलग प्रकार के शासन की सारी व्यवस्था जो है अकबर के शासनकाल की, ये पुस्तक हमें प्रदान करती है। फिर है भूमि के प्रकार। तो हमने देखा कि अकबर के शासनकाल में जो भूमि थी ना बेटा, वो 4 ही प्रकार की थी। नंबर 1 पोलज, नंबर 2 छाछर, नंबर 3 परती, नंबर 4 बंजर। पोलज सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी और सरकार को ना, यानी कि राज्य को सबसे ज़्यादा
जो आय होती थी ना वो इस पोलज ज़मीन से ही होती थी। फिर है छाछर सामान्य भूमि थी और सामान्य प्रकार की फसलें इस पर उगती थी। फिर है परती भूमि, वो भूमि थी जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया था जाता था, उसके बाद खेती की जाती थी। फिर बंजर ज़मीन, जैसे बच्चों को पता ही होता है, बंजर ज़मीन वो थी जो पथरीली थी और जिस पर फसलें जो हैं आसानी से उगाई नहीं जा सकती थी। उसके बाद है नंबर थर्ड है कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था में हम बताएंगे कि कृषि ना यानी कि फसलें दो प्रकार की होती थी। नंबर 1 सामान्य फसलें, नंबर 2 जिनसे कामिल। तो बेटा जो सामान्य फसलें थी ना वो आज भी सामान्य फसलें होती हैं, जैसे आम लगती हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, ये आम सामान्य फसलें हैं, ठीक है, दालें वगैरह। फिर है जिनसे कामिल वो फसलें थी जिनसे ना राज्य को बहुत ज़्यादा लगान मिलता था, जैसे तंबाकू था, पटसन था, रेशम था, कपास था। इस प्रकार जिनसे कामिल जो है वो बहुमूल्य फसलें होती थी। और एक बच्चे और जो है वो याद रखना इसमें कि जिनसे कामिल में कोई खाने वाली फसल नहीं आएगी, ठीक है बेटा, ठीक है। और उसके बाद हमने बताना है इस पुस्तक के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर ये किताब लिखी गई है। तो पहला उद्देश्य है शासन का विस्तार। अकबर जो है वो इस पुस्तक के माध्यम से ये बताना चाहता था कि उसका शासन कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि शासन का विस्तार बताने के लिए ये किताब लिखवाई गई थी। नंबर 2 जनता पर प्रभाव। जो अकबर था ना वो अपनी जनता पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था, है ना। जैसे देखो बेटा, जो राजा होता है ना वो जनता के बिना, और जो जनता होती है वो राज्य के बिना कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं रखती है। तो ना अकबर जनता के सामने जो है ना अपनी विशेषताएं बताकर ना उन पर अपना प्रभाव डालना चाहता था कि ताकि जनता उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा राजा माने। और नेक्स्ट नंबर है पड़ोसियों पर दबदबा। इस पुस्तक के माध्यम से अकबर अपने पड़ोसियों पर अपना दबदबा बनाना चाहता था, उनको बताना चाहता था कि आसानी से मेरे राज्य पर आक्रमण ना कर देना। अपनी शक्ति का परिचय दिया था उसने इस पुस्तक के माध्यम से, ताकि पड़ोसी डर जाएं और उसके राज्य पर हमला ना करें। फिर है आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान। इस पुस्तक को लिखवाने का उद्देश्य अकबर का ये भी था कि वो चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि उनके दादा परदादा कितने महान थे। तो आने वाली पीढ़ियों को अपने से परिचित कराने के लिए भी जो है उसने ये किताब लिखवाई थी। उसके बाद देखो कितने अच्छे इसके उद्देश्य रहे हैं लिखवाने के, और लेकिन कुछ कमियां भी हैं इसकी, है ना। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमियां जो हैं वो इस पुस्तक में हमें देखने को मिलती हैं। और कमियों को हम सीमाएं कहते हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। तो उसके बाद कहता है कि आईने अकबरी में निम्नलिखित जो हैं कमियां जो हैं इसके लेखन में देखी गई हैं। पहला है राज्य स्तरीय आंकड़े। इसके अंदर जो भी आंकड़े बेटा दिखाए गए हैं ना वो राज्य स्तरीय हैं, केंद्रीय स्तरीय आंकड़े जो हैं वो नहीं हैं। उसके बाद है अकबर की तारीफ़ों के पुल बांधना, कि अकबर क्योंकि राजा के सामने ही बैठकर लिखता था ना, तो इसलिए उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी कोई बुराई को भी उजागर कर सके, सामने लेके आए नहीं। अकबर की तारीफ़ें ही तारीफ़ें जो हैं इस पुस्तक में जो हैं लिखी गई हैं, क्योंकि अकबर के सामने अबुल फजल बैठकर लिखता था। तो कोई भी अकबर की कमी इस पुस्तक में हमें नज़र नहीं आती है। फिर है कर प्रणाली का पूरा ज्ञान ना प्रदान करना, कि ये कर प्रणाली तो थी, लगान प्रणाली तो थी वहाँ, लेकिन वो किस प्रकार जो है व्यवस्थित की गई थी ना, इस बारे में हमें जानकारी इस पुस्तक से नहीं मिलती है। फिर है आंकड़ों के जोड़ में गलतियाँ, कि अकबर के शासनकाल की जो ये पुस्तक है ना उसमें आंकड़े तो दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के, लेकिन उनका जोड़ करते समय गलतियाँ हैं, है ना। उसके बाद है सूचनाओं की कमी,
कि आंकड़े भी दे दिए, जानकारियाँ भी दी, लेकिन ये नहीं हमें बताया कि ये सूचनाएँ जो हैं वो कहाँ से और कैसे ली गई हैं। ठीक है, सूचनाओं की कमी है। ठीक है, और लास्ट नंबर पे हम बताएंगे कि दिल्ली आगरा पर केंद्रित ये पुस्तक जो है ना, केवल दिल्ली आगरा पर विशेष फोकस करे हुए पुस्तक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकबर का ज़्यादातर समय तो यहीं पे ही जो है बीता है ना, दिल्ली आगरा पर ही जो है ज़्यादा उसका समय गुजरा है, तो इसलिए ज़्यादा कार्य उसके यहीं के ही नज़र आते हैं। और इसलिए बच्चों, अब आपने इस पुस्तक के बारे में सब जाना, उद्देश्य जाने, कमियां जानी, है ना। तो अब देखो बच्चों, आप हमेशा ये याद रखना कि ना चाहे इसमें थोड़ी कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये जो आईने अकबरी है वो भारत की विशेषताओं को जानने का एक बहुत ही बहुमूल्य साधन है, क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि भारत में जब मुग़ल शासनकाल था और अकबर राजा था, तो उसके राज्य में किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। लोग अकबर को महान राजा क्यों कहते थे, अकबर द ग्रेट क्यों था, क्या क्या विशेषताओं के कारण उसको अकबर द ग्रेट कहते हैं, इस पुस्तक में हमें जानने को मिलता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बेटा याद से चैनल जो है मेरा वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं आपको आपके सिलेबस संबंधी जो क्वेश्चंस हैं, जानकारियां हैं, उनको बड़े सरल तरीके से खुद नोट्स बना कर आपको समझाऊं और आप जो है इसे अच्छी तरह से समझ सको, अपने जीवन में आगे बढ़ सको। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच।